हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको ओनर अकेडमी में। और आज हम जान रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम का कि कंपोजिशन स्कीम क्या है और किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग की जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपोजिशन डीलर क्या है। तो वेलकम टू द जीएसटी कंपोजिशन डीलर। ठीक है, तो कंपोजिशन डीलर होता क्या उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जीएसटी में दो तरीके से हम मेनली रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं, चला सकते हैं। अगर कोई बिजनेस पर्सन है, एक होता है रेगुलर स्कीम, एक होता है कंपोजिशन स्कीम। तो रेगुलर स्कीम क्या होता है कि उसमें आपको प्रॉपर कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम पे करने होते हैं। वो हमारा कंपोजिशन सॉरी रेगुलर कहलाता है। उसके अलावा एक उसमें आप आईटीसी आपको मिलती है, आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ये हमारा किसका काम हो गया, रेगुलर का। बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर कम है या फिर जो बी टू सी यानी कस्टमर को सेल करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी ला रखी कंपोजिशन की, जिसमें उन्हें मंथली रिटर्न ना फाइल करके क्वार्टरली सिर्फ टैक्स पेमेंट करना है। और साल में सिर्फ एक रिटर्न उन्हें फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 4 के रूप में। सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना है और बाकी क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस पे वो टैक्स जमा कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते, वो बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं। उनको क्या करना होता है कि जो वो सेल करते हैं आउटवर्ड होता है, उसके टोटल आउटवर्ड वैल्यू का टर्नओवर का उनको 1% टैक्स जीएसटी में जमा करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी जो अलग अलग कंपोजिशन स्कीम होती हैं, ऑप्शन होते हैं अलग अलग सेक्टर के लिए, तो उसमें रेट्स अलग अलग है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ट्रेडिंग में 1% है। ठीक है, और आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कंपोजिशन डीलर। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट और रेस्ट ऑफ इंडिया। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए जो लिमिट है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 75 लाख से कम है, तब आप कंपोजिशन डीलर ऑप्ट कर सकते हैं। और स्पेशल स्टेट जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उसमें पहला आएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, howsoever special category state will needed to decide about the composition limit in their respective states। और ये डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि ये कंपोजिशन स्कीम 75 लाख तक अगर किसी का बिजनेस का टर्नओवर है, वो ग्राहकों को माल जाकर बेचता है बी टू सी, तो वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, जिसमें आपको ज्यादा कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करने। सिर्फ 3 महीने पे आपको अपना सीएमपी जीरो, जिसमें आपको चालान पेमेंट करना और ईयर में सिर्फ आपको एक रिटर्न फाइल करना, ये है कंपोजिशन स्कीम। अब बात करते हैं रेगुलर की। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में, सॉरी, स्पेशल कैटेगरी, उसका रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए जो कंपोजिशन स्कीम लेने की जो लिमिट है वो क्या है, 1.5 करोड़ है। अगर आपका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तब आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएंगे और फिर आपको रेगुलर स्कीम में जो कंप्लायंसेस होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट जान ली है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं, उनके लिए 75 लाख है और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1.5 करोड़ रुपए की है। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम है अवेलिंग कंडीशन एंड लिमिटेशन। तो कंपोजिशन स्कीम है, इसकी लिमिटेशन क्या क्या वो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टोबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला, तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर आप डीलर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं, उस स्थिति में भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तीसरी कंडीशन, डीलर हु अप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की जो कंपनियां
उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना गुड्स सेल करते हैं, तो उस केस में भी आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो उस केस में भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं दी जाएगी। आपको जीएसटी की रेगुलर स्कीम के ही कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम availing conditional limitation, so the supplier must issue a bill of supply instead of tax invoice। जो सप्लायर होगा, जो कंपोजिशन का डीलर होगा, वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, उसकी जगह वो क्या बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा, क्योंकि उसको टैक्स लेने का गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया। टैक्स कलेक्ट करके करने का परमिशन किसको है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है, जो रेगुलर डीलर है जीएसटी के अंदर। जो कंपोजिशन वाला, उसको अपने टर्नओवर पे टैक्स देना होता है, ना कि वो ग्राहक से वसूल कर सकता है टैक्स को, ठीक है। द सप्लायर मस्ट मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन द बिल ऑफ सप्लाई, और जो उसका बिल होगा उसको उसमें लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ताकि दूसरा व्यापारी गलती से उस बिल की क्रेडिट ना ले ले, ठीक है। तो ये उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड है, द सप्लायर मस्ट पे नॉर्मल टैक्स फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाई। तो अगर मैं ऐसा माल जिस पर टैक्स है, अगर मैं किसी बिजनेस पर्सन से परचेज करता हूँ जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब तो मुझे टैक्स लग के इनवॉइस आएगा, तो ओके, ठीक है, मेरी तरफ से उसने टैक्स जमा कर दिया। फिर मुझे अब अपनी सेल का करना है, टोटल सेल का मुझे 1% पेड करना, अगर मैं कोई सर्विस का या गुड्स का ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, उस स्थिति में मुझे 1% देना। लेकिन अगर मैं कोई गुड्स ऐसा परचेज करता हूँ जिसपे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, जो नॉर्मल टैक्स रेट होगा उससे, उसमें मुझे कोई भी कंजम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी गुड्स पे टैक्स है और उससे मैं किसी यूआरडी से परचेज करता हूँ, वो मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, मैं 1% में उसे आगे सेल कर सकता हूँ, नहीं। हमें क्या, अगर 18% का गुड्स है तो 18% टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। इसीलिए हमें किससे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, रेगुलर पर्सन है, क्योंकि उसने उस पर टैक्स दे रखा, फिर उसके बाद हम जो भी सेल करेंगे उस पर हमें 1% टैक्स देना पड़ेगा। कंपोजिशन डीलर इज नॉट परमिटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। और जो कंपोजिशन डीलर है, बात मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रेगुलर में क्या होता है कि आपको टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना होता है, या फिर जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा उसमें से आप लैक्स को कर देते हैं। लेकिन रेगुलर के लिए ये बेनिफिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कंपोजिशन वाले को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट भी है वो क्या, कांट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, जब हम जीएसटी में कुछ परचेज करते हैं तो हमारे ऊपर टैक्स लगता है, जब हम कुछ सेल करते हैं तो भी हम कस्टमर से टैक्स करते हैं। तो जो हम टैक्स दे के आ गए हैं, जब हमने परचेज किया था, माइनस हम करेंगे जो हमने कस्टमर से टैक्स रिसीव किया, दोनों को माइनस करने के बाद जैसे हमने 120 रुपए कस्टमर से रिसीव किया, वो 100 रुपीज हम टैक्स पहले से गवर्नमेंट को दे चुके हैं जब हमने 25 टाइम किया था उस समय। तो हम क्या करेंगे कि हमारा आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 120 रुपए, वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, 100 रुपीज, तो 100 रुपीज माइनस हो जाएगा 120 में से, मात्र हमें 20 रुपए का चालान पेड करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी किसके लिए, रेगुलर वाले कस्टमर के लिए, रेगुलर वाले जीएसटी डीलर के लिए। कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता। कंपोजिशन में क्या होता है कि 100 रुपए टैक्स आपको लग गया, उसके बाद जो भी आप सेल करोगे वैल्यू, उसमें आपको 1% या जो भी कंपोजिशन स्कीम में आपके सेक्टर पे रेट है, तो वो आपको पेड करनी पड़ेगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस है कंपोजिशन स्कीम के। और कंपोजिशन जीएसटी रेट, ठीक है, तो जीएसटी कंपोजिशन रेट, तो कंपोजिशन में क्या क्या रेट्स है वो हम देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चर both CGST and GST, the turnover is state और turnover in union territory। अगर हम स्टेट विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं, ये हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो उसके अंदर सेल कर रहे हैं तो हमें 1% देना है टैक्स, ठीक है। और अगर हम सप्लाईज भी कर रहे हैं गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग का बनाना, और सप्लाईज मतलब कि आपने ट्रेडिंग, आपने परचेज किया और फिर उसको सेल किया,
तो उस कंडीशन में भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इस जैसे यूनियन टेरिटरी मेरे लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसमें अगर आप विद इन यूनियन टेरिटरी सेल कर रहे हो या स्टेट सेल कर रहे हो तो आपको 1% टैक्स देना है अपना टोटल जो आपका टैक्सेबल टर्नओवर होगा उस पे, ठीक है, ये में ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल, अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो एल्कोहल सर्व नहीं करता, मतलब वो दारू नहीं देता है, तो उस केस में वो 5% उसके लिए कंपोजिशन रेट है कि उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, वो टैक्स इनवॉइस नहीं कर सकता, जो भी गुड्स वो सेल करेगा उस पर 5% उसे किसको पेड करना है, 5% टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना है। ये हो गया हमारा कंपोजिशन का टैक्स रेट रेस्टोरेंट के लिए। बात करते हैं सर्विस के लिए, तो कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं फोटोग्राफर हूं, मैं फैशन डिजाइनर हूं, तो उस कंडीशन में मेरे लिए जो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी का जो टैक्स रेट होगा वो होगा 6%। अगर मैं 6% मतलब सीजीएसटी आधा तो एचजीएसटी आधा। अगर मैं एक शेड दूसरी शेड सेल करता हूँ तो उसके लिए मुझे रेगुलर टैक्स पेयर भरना पड़ेगा, कंपोजिशन टैक्स पेयर, एक शेड से दूसरे शेड में सेल नहीं कर सकता है और मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल ऑफ सप्लाई दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट का प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है तो 1% लगेगा, सीजीएसटी एचजीएसटी आधा आधा, मतलब जैसे 1% हाफ अप हो जाएगा, आधा आधा सीजीएसटी। सेम सप्लाईज के लिए है। अगर रेस्टोरेंट की बात करते हैं नॉन एल्कोहल वाला, अगर एल्कोहल आप सर्व कर रहे हो तो आपको 18% लगेगा, अगर आप विदाउट एल्कोहल के कर रहे हैं तो उसमें आप 5% जीएसटी पेड करना होगा आपको। और अगर आप कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर है देन उस स्थिति में आपको 6% जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा अपनी द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज पे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर है भैया, वो अकाउंटिंग किस तरीके से करेगा, क्या क्या उसको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, कि भैया हम कंपोजिशन डीलर से परचेज करें तो किस तरीके से करनी है। परचेज फ्रॉम इंटरस्टेट रजिस्टर्ड डीलर, हम इंटरस्टेट रजिस्टर्ड डीलर से अगर परचेज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करनी है, वो आगे आने वाले जो वीडियोस है हमारे हुनर अकेडमी पे उसमें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद परचेज लोकल रजिस्टर्ड डीलर, परचेज ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, की कोई आपने एग्जेम्प्टेड गुड्स खरीदा तो उसकी हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और कोई रिवर्स चार्ज वाला गुड्स है वो आपने परचेज किया तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल्स रहेगी कि जब हम गुड्स को इन्वर्ट करेंगे, परचेज करेंगे कंपोजिशन डीलर वाली कंपनी में, तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी और किन किन स्टेपों से होके हमें गुजरना पड़ सकता है। तो परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड रेगुलर लोकल डीलर, और परचेज फ्रॉम इंटरस्टेट रजिस्टर्ड डीलर, और परचेज फ्रॉम एग्जेम्प्टेड गुड्स, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की। तो जब हम सेल करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सेल टू लोकल कंपोजिशन डीलर, कि भैया हमने कोई कंपोजिशन डीलर है उसको कोई सेल किया गुड्स। उसके बाद बात करते हैं सेल ऑफ रजिस्टर्ड डीलर, हमने कोई गुड्स सेल किया, किसको किया, एक रजिस्टर्ड डीलर है उसको किया। उसके बाद सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, हम अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिस पर टैक्स नहीं है तो वो हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स कहलाता है, कर मुक्त, तो उसका एंट्री। उसके बाद पेमेंट ऑफ कंपोजिशन टैक्स, हमने सेल किया, अब सेल पे हमने जो टैक्स पे किया उसकी एंट्री कैसे करनी है, तो वो स्टेप आएगी। उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चार्ज टैक्स, तो हमने जो रिवर्स चार्ज का पेमेंट किया उसकी एंट्री किस तरीके से होगी वो भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद जो कंपोजिशन डीलर होता है जो रिटर्न फाइल करता है, तो उसको रिटर्न कौन कौन से फाइल करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो जीएसटी रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर, तो a composition dealer registered person mainly file 3 रिटर्न। तो कौन कौन से रिटर्न हो गए, ए हो गया सीएमपी 08, उसके बाद जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A। ठीक है, तो अगर कोई कंपोजिशन डीलर कोई गुड्स सेल करता है तो हर 3 महीने में उसको सीएमपी 08 भरना होता है, जिसमें वो
अपना टोटल जो आउटवर्ड सप्लाई होता है और उसका 1%, 6%, 5% एज पर आपका जो भी बिजनेस सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है सीएमपी 08 में, सिंपल इसमें। उसके बाद एनुअल रिटर्न जो आपका फाइल होता है जीएसटीआर 9A और जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 9A और 9A और जीएसटीआर 4 में क्या होता है कि साल के एंड में जो आपने सीएमपी 08 के बेसिस पे रिटर्न फाइल किए थे उन सबसे वैल्यू लेके आपको एक मुश्त जो रिटर्न फाइल करना होता वो होता है आपको जीएसटीआर 4 और 9A। इसमें आपको अपनी टोटल सेल बतानी होती है और जो भी आपने परचेज किए हैं एक पार्टी से टोटल कितने % का माल खरीदा वो समरी बेस उसमें हम भरते हैं। तो ये हो गई कंपोजिशन डीलर भैया क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसमें क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, उसको क्या क्या रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। तो ये सब स्टेप हमने समझ ली। अब देखो जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट फॉर कंपोजिशन डीलर। अगर कोई कंपोजिशन डीलर ने कोई कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा तो उसको कौन कौन सा उसको क्या फॉर्मेट उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो द कंपोजिशन डीलर इज जीएसटी shall not issue a tax invoice and shall only issue a bill of supply। तो आप समझ सकते हैं बिल ऑफ सप्लाई अगर रेगुलर पर्सन होता तो वो दो तरीके के इनवॉइस इशू कर सकता है, एक होता बिल ऑफ सप्लाई, दूसरा होगा टैक्स इनवॉइस। तो रेगुलर पर्सन टैक्स इनवॉइस कब बनाता, जब वो ऐसे गुड्स की सेल करता जिस गुड्स पे जीएसटी में टैक्स है, ठीक है, 18%, 5%, 12% जो भी टैक्स रेट है, अगर वो टैक्स वाला गुड्स है, टैक्सेबल गुड्स है, तो उसके लिए वो बनाता टैक्स इनवॉइस रेगुलर। और अगर वो एग्जाम्प्ट गुड्स को सेल करता है तो उसके लिए बनाता बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस तो बना ही नहीं सकता, तो यहाँ पे वो क्या बनाएगा, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। फिर भले वो टैक्सेबल माल बेचे या टैक्स फ्री माल बेचे, जैसा भी माल बेचे वो क्या बना सकता है, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो कंटेनिंग वेरियस डिटेल एज गिवन बिलो। तो बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या डिटेल रहेंगी वो हम देख लेते हैं। नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर। ये हम जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और जो रिसिपिएंट है उसका जीएसटी नंबर, अगर उसका जीएसटी नंबर है, उसका नेम, एड्रेस और हमारा रहेगा फर्स्टली तो हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा जीएसटी नंबर और लिखा हुआ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। नॉट, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होगा कि हम भैया कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ये भी हम लिख सकते हैं। शुड बी मेंशन ऑन द बिल ऑफ सप्लाई, ये उसमें क्लियर लिखना पड़ेगा ताकि आईटीसी के झगड़े ना हो बाद में कि आप गलती से आपने टैक्स लाके भेज दिया और बाद में आपने टैक्स ले लिया, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द consecutive serial number not exceeding 16 characters, one of the multiple series containing alphabet, numeric and special character। भैया आपको कंटिन्यूअस सीरीज चलानी पड़ेगी इनवॉइसेस की, और जो इनवॉइसेस का जो कैरेक्टर्स है वो 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16 कैरेक्टर से ज्यादा आप उसमें यूज नहीं कर सकते। और उसमें सीरियल नंबर, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज कर सकते हैं। उसका डेट ऑफ इशू, आपने किस डे को बिल ऑफ सप्लाई बनाया वो आपको उसमें कॉलम का भी छोड़ना पड़ेगा, डेट का, जिसमें आप डेट लिख सकें। उसके बाद नेम, एड्रेस एंड गुड्स एंड सप्लाई, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूआईडी जिसे आधार कार्ड कहते हैं, वो आप डाल सकते हैं उसमें, यूनिक आइडेंटिटी नंबर इफ रजिस्टर्ड और ऑफ द रिसिपिएंट। तो ये सब आपको इसमें डिटेल डालनी होती है, उसका नाम, रिसिपिएंट का नाम, एड्रेस, गुड्स की डिटेल, सर्विस की डिटेल, उसका जीएसटी नंबर है तो वो आप डाल सकते हैं, यूआईडी नंबर डाल सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी इसमें। और उसके बाद हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड ऑफ गुड्स और सर्विस। तो जब आप गुड्स सब सेल करेंगे तो आपको एचएसएन कोड डालना पड़ेगा, और जब आप सर्विस का प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड डालना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, जो आप गुड्स से सर्विस सेल कर रहे हैं उसका वो डिस्क्रिप्शन बिल में दिया होना कंपलसरी है। इट शुड नॉट बी कंटेनिंग जीएसटी रेट ऑफ और वैल्यू, ये टैक्सेबल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही आप उसमें जीएसटी का रेट डालोगे। आपको सिंपल सा क्या लिखना है कि भैया कोई गुड्स है, मैंने फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सेल किया और मैं कंपोजिशन डीलर हूं, तो मैं मोबाइल कंपनी का नाम डाल दूंगा और तो उसकी प्राइस डाल दूंगा कि मोबाइल कितने का है, कि कितने नंबर मैंने मोबाइल बेचे हैं,
वो डाल के मेरा बिल बन जाएगा, सिंपल। बट इट शुड नॉट कंटेन जीएसटी रेट और वैल्यू, ठीक है। वो जीएसटी रेट और वैल्यू भी उसमें बताने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ कंसीडरिंग डिस्काउंट अमेंडमेंट इफ एनी, और आपने कोई डिस्काउंट वगैरह दिया तो वो भी आप उसमें मेंशन आपको करना रहेगा। अ सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो जीएसटी बिल हमारा बन गया, फाइनली आपको उसमें डिजिटल आप सिग्नेचर कर सकते हो, नॉर्मल आप हैंड से हैंड राइटिंग में सिग्नेचर कर सकते हो, या फिर सप्लायर के बदले उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसका मैनेजर है, उसका अकाउंटेंट है, वो भी उस पर साइन कर सकता है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं और अगर आपको बिल बुक बनानी है तो आप ये पॉइंटों का ध्यान रखें, ये सभी पॉइंट में मेंशन होने चाहिए, नहीं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये स्टेप्स थे हमारे। ये कंपोजिशन डीलर किस तरीके से जीएसटी के अंदर अपने अकाउंट मैनेज करता है, कंपोजिशन डीलर होता क्या। तो ये टैली एजुकेशन का वेबिनार हमने अटेंड किया था, तो उसमें से कुछ मेन टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें बने रहिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में अलग अलग कोर्सेस आपको फ्री और पेड डिफरेंट टाइप के प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपनी स्किल अपग्रेड कर सकें और आपको एक सिक्योर जॉब मिल सके अकाउंट टैक्सेशन फील्ड में, ठीक है। तो एक बार शॉर्टली देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कंपोजिशन की थ्रेशोल्ड लिमिट देख लीजिए आप, क्या होती है 75 लाख और 1.5 करोड़ रुपए। ये किसके लिए होती है आप देख सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी, कैटेगरी स्टेट के नाम दिए हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1.5 सीआर। उसके बाद जो जीएसटी जो स्कीम है कौन नहीं ले सकता, उसके लिमिटेशन क्या क्या, तो आप देख सकते हैं। तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, इंटरनेट सप्लाईज करें तो भी नहीं मिलेगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड सेल करें तो भी आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। कैजुअल टैक्स पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, तो उसको भी कंपोजिशन का लाभ नहीं मिलेगा। और कंपोजिशन स्कीम में मस्ट है कि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, उसके आप क्या बनाओगे, बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे, ठीक है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, मतलब ये कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देगा, रेगुलर में नहीं देगा, ताकि बाद में आईटीसी का झगड़ा ना हो। और आपको रिवर्स चार्ज पेमेंट करना होगा, जो भी नॉर्मल टैक्स रेट है उसका, अगर आप ऐसा गुड्स खरीदते हैं जिसपे टैक्स पेड नहीं किया गया है या अंडर यूआरडीसी परचेज करते हैं उस कंडीशन में। उसके बाद कंपोजिशन जो टैक्स डीलर होता है वो क्या करता है, वो क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी, साथ ही साथ वो कस्टमर से रिसीवेट से टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब कंपोजिशन जो जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम है उसके अंदर कंपोजिशन की रेट क्या क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग में 1% है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अदर सप्लाईज के, सप्लायर के लिए भी 1% है। रेस्टोरेंट नॉन एल्कोहल वाला है तो 5%, एल्कोहल वाला है तो 18%। और कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर, और कंपोजिशन स्कीम में आपने ली है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, फोटोग्राफर है या वेडिंग प्लानर है, तो स्थिति में आपको 6% टैक्स पेड करना है। आगे बढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, तो जब आप इनबाउंड गुड्स का करोगे, आप गुड्स परचेज करोगे कंपोजिशन डीलर में, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे आगे आने वाले जो स्टेप में कि क्या करना है। तो इसमें आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि परचेज हमें करना है कंपोजिशन डीलर से, तो परचेज हम कर सकते हैं रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन से, और परचेज हम कर सकते हैं इंटरेस्टेड रजिस्टर्ड पर्सन से, और परचेज हम कर सकते हैं एग्जेम्प्टेड गुड जिस पर कोई टैक्स नहीं है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू हम परचेज उस पर पेमेंट। उसके बाद सेल करते हैं कंपोजिशन डीलर को, सेल करते हैं लोकल रजिस्टर्ड डीलर को, तो सेल करते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स को, और हमने कंपोजिशन में जो हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनी उसका पेमेंट किया। उसके बाद रिवर्स चार्ज का जो हमने टैक्स जमा किया, उसके बाद हम जो रिटर्न फाइल करते हैं टाइम टाइम पे, जो मैंने आपको बताया हुआ, तो हम सीएमपी क्वार्टरली फाइल करते हैं, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A ये हम ईयरली फाइल करते हैं, वन टाइम एनुअल रिटर्न। उसके बाद जब आप जीएसटी में कंपोजिशन जो स्कीम है, वो डीलर अगर अपना बिल बनाता है तो वो टैक्स इनवॉइस का क्या बनाएगा, बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। जो बिल ऑफ सप्लाई रहेगा उसमें क्या क्या चीज रहेंगी, उसका नाम, जीएसटी नंबर, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और नॉट कलेक्ट
एलिजिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, सब उसमें साफ साफ लिखा होगा। उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर होगा, 16 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर सब आप यूज कर सकते हो। डेट होगी कि किस डेट को इशू किया गया था, उसका नेम एंड एड्रेस होगा कि उसमें नेम और एड्रेस क्या है। जिस पर्सन को मैं सील कर रहा हूँ अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर हो सकता है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसके बाद उसका आधार नंबर, पैन नंबर भी कोड कर सकते हैं। एचएसएन कोड डालना पड़ेगा जब आप गुड्स की सील कर रहे हैं, तो एसईसी कोड डालना पड़ेगा अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई गुड्स और सर्विस का डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा डिटेल में। उसके बाद इट शुड नॉट कंटेन जीएसटी रेट और वैल्यू, जीएसटी रेट और जीएसटी का वैल्यू नहीं देगा क्योंकि वो कलेक्ट करने का पावर ही नहीं है, तो वो जीएसटी लिखता है, जीएसटी वैल्यू लिखता है, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है क्योंकि उसको टैक्स लेने का पावर नहीं है। उसने जो टैक्स दे के आया वही उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसको लाभ नहीं मिलने वाला। और वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ आफ्टर कंसीडर डिस्काउंट अमेंडमेंट, ठीक है, तो अगर कोई डिस्काउंट वगैरह दिया तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर कॉपी चल जाएगी, उसके बाद नॉर्मल मैनुअल साइन करते हुए चल जाएंगे, और बिजनेस पर्सन की जगह अगर ऑथराइज जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उसमें साइन कर सकता है, तो वो हमारा वैलिड इनवॉइस का फॉर्मेट माना जाएगा। उसमें साफ ऊपर लिखा होना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कंपोजिशन जो डीलर है उसकी अकाउंटिंग करेंगे, वो कंपोजिशन डीलर क्या क्या होता है, बेसिक इसके बारे में। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी डिटेल्स। आप हमें बता सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिकों के ऊपर प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प के लिए वीडियोज बना सकें। आप हमारा पेड प्रोग्राम भी खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया, आप मेल कर सकते हैं, उसके साथ ही आप उस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके का वैल्यूएबल फ्री कंटेंट, फ्री एजुकेशन के लिए आप हमारे चैनल हुनर अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप उसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।